देन आते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन पे। हर साल जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। अभी रिसेंटली लास्ट संडे को जून 5 एनवायरनमेंट डे निकला, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसके अंदर में इस साल की जो थीम थी या इस साल का जो डिक्लेरेशन था, उसने प्लास्टिक पोल्यूशन से डील करने की बात करी है कि अगर हमको एनवायरनमेंट को ठीक करना है तो वी नीड टू डील विद प्लास्टिक पोल्यूशन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप का एक इनिशिएटिव है, जो जून 5 1973 से चल रहा है। ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है इस डे के लिए, क्योंकि इस साल 50 ईयर्स कंप्लीट होते हैं इस डे के। राइट, सो आपको इसलिए ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे याद रखना है इस साल के लिए। ये डेट जो है ये यूएन जनरल असेंबली ने चूज करी थी। क्यों चूज करी थी? क्योंकि इसी दिन एनवायरनमेंट से रिलेटेड सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। ओवर द इयर्स ये लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है एनवायरमेंटल आउटरीच का। एनवायरमेंटल आउटरीच मतलब ये जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, एनवायरनमेंट डे के लिए मोटिवेट होते हैं और उसके लिए रिकॉग्नाइज करते हैं। तो 5 जून को एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं या लोगों को अवेयरनेस फैलाने का काम हम कर सकते हैं कि वो वहाँ पे एनवायरनमेंट से मतलब एनवायरनमेंट के बारे में और ज़्यादा अवेयर हो। ये 5 जून उस डे की तरह काम करता है। तो 2023 को जैसा कि मैंने बताया 50th एनिवर्सरी हुई थी इसकी। यहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये होस्ट किया था किसने? कोट डी इवोर ने, और नेदरलैंड ने सपोर्ट किया था। इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कैंपेन जो है ये प्लास्टिक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से डील करने के लिए और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने की बात करता है या कॉल देता है। प्लास्टिक से रिलेटेड डाटा देख लेते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो। यूएन डाटा के अकॉर्डिंग मोर देन 400 मिलियन टन का प्लास्टिक जो है ये हर साल प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड वाइड, जिसमें से आधा जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब एक ही बार यूज होता है और उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ऑफ दैट लेस देन 10% इज रिसाइकलेबल। ये जो 50% आता है उस 50% का लेस देन 10% है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। बाकी सारा का सारा जो है वो डिस्कार्ड एनवायरनमेंट में वेस्ट की तरह चला जाता है, जिसका कुछ नहीं कर सकते। देन इसके बाद कंसिक्वेंटली अभी कंडीशन ये है कि हर साल अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड 19 to 23 मिलियन टन जो है प्लास्टिक जो है ये लेक्स, रिवर्स और सीज में एनुअली जाता है। अगर आपको याद हो, यही कारण है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया था कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री। तो कुछ टाइम में एक पीरियड आया था, आपको याद होगा, जब शॉपकीपर्स जो है उन्होंने पॉलिथीन देना बंद कर दिया था और आपको हाथ में या कैरी बैग लाने के लिए वो बोलते थे कि भाई आपको सामान ले जाना है ज़्यादा तो आप कैरी बैग लेके जाओ, वी वोंट बी प्रोवाइडिंग यू द पॉलिथीन। सो अराउंड द वर्ल्ड 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं ये परचेज होती हैं एवरी मिनट, और 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये यूज होते हैं वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। इनमें से टोटल जो है, टोटल हाफ ऑफ द ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड, राइट, सो इन टोटल हाफ ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस जो है ये सिंगल यूज के लिए पर्पज के लिए होता है। इसको सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं और फिर थ्रो अवे कर देते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब प्लास्टिक जो है ये यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। हर 2-3 साल में एक बार प्लास्टिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देती है यूपीएससी। तो वर्ड प्लास्टिक जो है ये क्या है, ये तो आपको पता है। ये बेसिकली वो एनीथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड और मोल्डेड, और जो हमने आर्टिफिशियली बनाया है दैट इज जनरली क्लासिफाइड अंडर प्लास्टिक। प्लास्टिक में कई सारे हो सकते हैं, दे कैन बी सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मटेरियल, जो पॉलीमर्स यूज करते हैं एज मेन इंग्रेडिएंट, विद देयर डिफाइनिंग क्वालिटी बीइंग देयर प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब उसको कितना मोल्ड किया जा सकता है किसी शेप में। अब वो टेम्परली भी किया जा सकता है या परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो सकता है इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड फोर्सेस। इसके कारण से एक्सट्रीमली अडाप्टेबल होता है और इसलिए शेप कर सकते हैं हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज वाई इसका यूज जो है बहुत हाई होता है। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न प्लास्टिक्स जो हैं ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड केमिकल्स से निकलते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस या पेट्रोलियम से बनाते हैं। हाउएवर कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी से मटेरियल से रिलेटेड भी प्लास्टिक डेवलप किए जाने लगे हैं अब रिसर्च के थ्रू, जैसे कॉर्न या कॉटन डेरिवेटिव्स। बट स्टिल अराउंड 70% ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है ये 6 मेजर पॉलीमर टाइप्स में रिफर्ड किया जाता है, जिसको कमोडिटी प्लास्टिक बोलते हैं। एंड आई हैव अ पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू कि प्लीज ये जो 6 प्लास्टिक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी 3 से 5 साल में गारंटेड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देती है, इनके यूज से रिलेटेड या इनके इफेक्ट से रिलेटेड। तो पॉलीइथाइलिन टेरिफिल एथलेट पीईटी,
हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन और HDPE, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन और LDPE, पॉलीप्रोपाइलिन और PP, एंड पॉलीस्टाइरिन और PS। ये 6 टाइप के होते हैं प्लास्टिक जो कॉमनली आप कहीं ना कहीं यूज करते हैं किसी भी टाइप में। जैसे PVC के पाइप आपने देखे होंगे, HDPE का भी पाइप आता है, PET की जो बॉटल है, कोका कोला वगैरह की जो बॉटल होती हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, ये सारी PET की बॉटल्स होती हैं, PET की बनी हुई। तो यही चीज आपको नोट डाउन करना है अपने कहीं नोट्स में, इसको लिखिएगा, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, इनके यूजेस, इनके एप्लीकेशन और इनके हार्मफुल इफेक्ट। एंड द वन मोर थिंग विच यू नीड टू नो अबाउट दीज प्लास्टिक इज कि इनका रिसाइकलिंग का स्टेटस क्या है। इनमें से कौन कौन से प्लास्टिक हैं जिनको एक रिसाइकल किया जा सकता है, कौन कौन से हैं जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, कौन कौन से हैं जो टॉक्सिक हैं, और कौन कौन से हैं जो टॉक्सिक नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है, प्लीज़ इसको रीड कर लीजिएगा। पर्सनल अगेन हाईली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसको रीड कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में इनसे क्वेश्चन आते हैं। कंसर्न्स क्या है इनसे रिलेटेड, तो जैसे कि मैंने बता दिया, प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, मिसमैनेज करने के कारण इनको ओपनली बर्न किया जाता है या डंप कर दिया जाता है, और प्लास्टिक को डिग्रेड तो होता नहीं है, ये तो हजारों सालों तक, लाख, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है ये सॉइल के अंदर दबा रहता है, एडवर्सली अफेक्टिंग द ह्यूमन एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। स्लोली स्लोली डिकम्पोज होता है, ये बहुत स्लोली डिकम्पोज होने के कारण नेचुरल इकोसिस्टम में ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स देता है। दिस इज द माइक्रो प्लास्टिक। प्लास्टिक से रिलेटेड आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पूरे एनवायरनमेंट में, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडवर्स क्लाइमेट जो आते हैं, उन क्लाइमेट के थोड़े थोड़े इफेक्ट के कारण इनमें से मॉलिक्यूलर फॉर्म में या छोटे छोटे एकदम बिल्कुल 5 मिलीमीटर से कम के डायमीटर के पार्टिकल्स निकल निकल के एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। इनफैक्ट कई बार स्टायरीन के कप में, अभी बीच में कुछ सालों पहले क्या हुआ था ना, स्टायरीन के कप आते हैं, वो फोम जैसे जो लगते हैं, थर्माकोल जैसे जो कप होते हैं, बीच में कुछ साल पहले ये कप में बहुत ज्यादा चाय कॉफी दी जाती थी। फिर अभी भी आती है कई जगह पे, उसी में दी जाती है, बट इसमें कभी भी मत पिया करिए चाय कॉफी या चाय। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें से ये स्टायरीन एक तो बहुत टॉक्सिक होता है, और इसमें से जब ये गर्म चाय या गर्म हम कोई भी बेवरेज लेते हैं तो इनके पार्टिकल्स को डिसॉल्व करके अपने अंदर लेता जाता है माइक्रो प्लास्टिक्स को, जो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो ये जो माइक्रो प्लैनेट है अक्रॉस द प्लेनेट स्प्रेड हो रहे हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ पैसिफिक ओशन टू द हाइट ऑफ हिमालयाज, आपको हर जगह ये मिलने लगे हैं आप। तो मोस्ट रिसेंट ग्लोबल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एक एवरेज ह्यूमन अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 50,000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स एनुअली कंज्यूम करता है ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ फूड चेन, पोर्टेबल वाटर एंड एयर। तो आप ऑलरेडी इतना पी रहे हैं, तो गर्म चाय कॉफी आप स्टायरीन के कप में बाहर जाके बार बार अगर पीते हैं तो वो चीज़ आपको और इम्पेक्ट करेगी। द बेटर वे इज कि आप एक ग्लास का या फिर कंटेनर अपने साथ रखिए अगर आप बाहर रहते हैं तो, या फिर स्टील का कप एक सबसे बेस्ट ऑप्शन, स्मॉल सा, जो अपने पास हमेशा कैरी करा करिए, जिसमें आप कभी भी चाय या कॉफी जो है कभी भी आप हॉट बेवरेज जो है उसमें ले सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, इनमें से सबसे मोस्ट कॉमन केमिकल है, इसका नाम नोट डाउन कर लीजिए अलग से, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, दैट इज बिस्फेनॉल ए। तो सबसे बिगेस्ट हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड जो माइक्रोप्लास्टिक से एसोसिएटेड है, दैट इज एसोसिएटेड विद दिस केमिकल जो प्लास्टिक में मिलता है, दैट इज BPA और बिस्फेनॉल ए। आई थिंक UPSC में 4 से 5 साल पहले आज से इस पे क्वेश्चन आया था एक बिस्फेनॉल ए पे। तो BPA जो है ये आपको फूड और ड्रिंक को कंटेमिनेट करता है, लीवर के फंक्शन को इफेक्ट करता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस करता है, फीटल डेवलपमेंट, प्रेग्नेंट वुमेन में फीटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, देन इसके बाद ब्रेन के फंक्शन से भी इंटरफेयर करता है। संतोष, माइक्रोप्लास्टिक ऑल्सो इन्वॉल्व इन बायोक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन में जाएगा, बायोमैग्निफिकेशन में नहीं आएगा मेरे ख्याल से संतोष। बायोमैग्निफिकेशन में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सेल्यूलर लेवल पे इसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता। जैसे DDT वगैरह जो केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेल्यूलर लेवल पे बढ़ते जाते हैं, एक सेल के अंदर में स्टोर हो के, वैसा ये नहीं करता। तो बायो एक्यूमुलेट जरूर होते जाते हैं। बायो एक्यूमुलेट मतलब आप जितना ज्यादा खाते जाएंगे उतना आपकी बॉडी में ये लेवल बढ़ता जाएगा। तो बायो एक्यूमुलेशन इसका बहुत कॉमन है। बायो मैग्निफिकेशन का एक आई विल अगेन हैव टू कंफर्म वंस, बट मेरे अकॉर्डिंग बायो एक्यूमुलेशन में वोंट कम, सॉरी बायो मैग्निफिकेशन में वोंट कम। ओके, देन उसके बाद आता है मेरीन पॉल्यूशन। ये लार्जेस्ट कलेक्शन है प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक का। अभी सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक पॉल्यूशन से सफर कर रहा है दैट इज ओशियन रीजन।
एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बन गया है। पैसिफिक ओशन में तो अलग से एक पैच बन गया है, एक पूरा एरिया बन गया है आज की डेट में, जहाँ पे प्लास्टिक्स जो है ये वो हो रहा है। रिपोर्ट कंडक्टेड बाय यूएसए, इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन बायोमैग्निफिकेशन। ओके संतोष, मैं एक बार इसको कंफर्म करूंगा, लेट मी राइट इट डाउन। I'll do some more digging or research in this regard, है ना? So give me one more day. So biomagnification and Article 17 social boycott. These are the two things I'll एक बार discuss once more in detail. All right? Okay. Then उसके बाद मेरीन पोल्यूशन में ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की मैं बात कर रहा था कि पैसिफिक रीजन में एक बेसिकली एक अलग से पैच बन गया है बहुत बड़ा, जहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मेरीन डेब्रीज इकट्ठी हो गई हैं आज की डेट में, एंड उसको ट्रैश वॉर्टेक्स भी बोला जाता है आज की डेट में। ये कैलिफोर्निया और जापान के बीच में लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जिंग ओशन करंट है, जो वाटर का सर्कुलेशन इस तरह से होता है कि वहाँ पे जो अलग अलग जगह से जो प्लास्टिक का वेस्ट आ रहा था उसको उन्होंने एक जगह पे कन्वर्ज कर दिया, और ये आज की डेट में जीपीजीपी जो है ये बेसिकली 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है, रफली हाफ द साइज ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पैचेस भी हैं दूसरे ओशन में, ये सी सरफेस पे फ्लोट करते हैं, एंड ये मैरीन एनिमल्स को क्लॉक कर देते हैं। कई बार ये प्लास्टिक के अंदर में फूड भी होता है। फिशेज या एनिमल्स जो होते हैं, मैरीन एनिमल्स, कई बार ये फूड को खाने की कोशिश करते हैं और इस केस में वो प्लास्टिक जो है उनकी बॉडी में एंड अप हो जाता है, कई बार उनके चोकिंग भी हो जाती है बॉडी में जाके। देन इसके बाद प्लास्टिस्फीयर, ये जो फेनोमेनन है अर्थ में जिसके अंडर में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, नहीं द्वारिका, अभी करंटली प्लास्टिक्स जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के अंदर में कवर नहीं होते स्टॉकहोम कन्वेंशन में। अभी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं जनरली केमिकल्स से ज़्यादा डील करता है, एनी केमिकल्स विच हैव बीन रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट, जो लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है। इफ़ यू कैन सी, तो प्लास्टिक्स जनरली किसी ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ नहीं है या ऑर्गेनिक चीज़ों से डील नहीं करता, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, इसलिए जनरली अभी पीओपी के अंडर में ये नहीं आता, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के अंदर में। ऑलराइट, Yes, ma'am. ओके। सो देर इज वन मोर थिंग, इफ ये क्वेश्चन से मुझे याद आया, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर में जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक बार आप उनकी लिस्ट भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो लिस्ट में से अभी यूपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है पिछले काफी सालों से, इस साल के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, काफी टाइम पहले भी उन्होंने स्टॉकहोम कन्वेंशन के एक दो पॉल्यूटेंट्स या उसके अंदर में जो लिस्टेड है केमिकल्स, उन पे क्वेश्चन पूछे हैं एल्ड्रिन एंडोसल्फान से रिलेटेड। तो उसकी लिस्ट एक बार नजर जरूर मार लीजिएगा कि उसके अंदर में कौन कौन से कंपाउंड हैं, एंड जब भी टाइम मिले तो एक बार उनके बारे में जो जो भी आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट, उस पर एक बार रिसर्च कर लीजिएगा कि वो कहाँ पे यूज होते हैं और कैसे कितना यूज होता है, इंडिया में कौन कौन से केमिकल्स हैं जो जनरली यूज होते हैं अभी भी, क्योंकि स्टॉकहोम कन्वेंशन में कुछ पीओपी हैं जो अभी भी करेंटली इंडियन एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। तो कभी भी फ्री टाइम में बैठते हैं आप तो प्लीज से। राइट, सो प्लास्टिस्फीयर, प्लास्टिक जो है ये जनरली अर्थ के फॉसिल रिकॉर्ड का एक पार्ट बनते जा रहे हैं और एंथ्रोपोसीन का मार्कर बनते जा रहे हैं। एंथ्रोपोसीन मतलब द एज, जियोलॉजिकल एज, या अर्थ की जो वो पीरियड जिसमें ह्यूमंस जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, ये ह्यूमंस की जो एज है या पीरियड है, लिविंग पीरियड, इसको एंथ्रोपोसीन का पार्ट कंसिडर करते हैं। तो ये प्लास्टिक्स एक ह्यूमंस की एज की पहचान बनती जा रही है। आज से 10,000 साल बाद अगर मान लीजिए ह्यूमैनिटी खत्म हो गई ना, और उसके बाद अगर कोई एक नया पर्सन आता है, कोई नया इंडिविजुअल आता है जो उस एज के बाद आता है, ह्यूमंस के खत्म होने के बाद, और वो चीज ये प्लास्टिक देखता है ना, मिलता है ना उसको, तो वो प्लास्टिक एक तरह से हमारी पहचान रहेगी कि हम विरासत में अर्थ पे प्लास्टिक छोड़ के गए हैं। इस प्लास्टिक से आप कंफर्म कर सकते हो कि ह्यूमंस यहाँ पे कभी रहते थे। इट इज जस्ट अ थिंग टू डिस्कस सिंबॉलिकली, रियलिटी में ऐसा होगा नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि प्लास्टिक ह्यूमंस ने अर्थ को दिया है, उसके पहले कभी होता नहीं था ये। तो ये करंट जियोलॉजिकल एरा का एक पार्ट है, दैट इज वाई इसको एक नया नाम दिया है, एक नया मेरीन माइक्रोबियल हैबिटेट इसको बोला है, जिसको प्लास्टिस्फीयर बोलते हैं, जो हमने बनाया है, प्लास्टिक वैली सिविलाइजेशन। राइट, सो ये प्लास्टिक वैली सिविलाइजेशन हमने बनाई है और हमारे जाने के बाद भी रहेगी हजारों साल तक। तो कभी आने वाला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी कम्युनिटी बनाएगा आज से 10,000 साल बाद, तो वो अपनी बुक्स वगैरह जो लिखेगा तो उसमें लिखेगा पहले यहाँ पे ह्यूमंस रहते थे एंड दे लेफ्ट प्लास्टिक फॉर अस टू ईट। राइट, सो एंथ्रोपोसीन किसको बोलते हैं, इट इज डिफाइंड, ये एंथ्रोपोसीन वर्ड याद रखिएगा,
ओपीएससी में भी इस पे रिलेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन आ सकता है कि एंथ्रोपोसीन किसको बोला जाता है। तो एंथ्रोपोसीन इस पीरियड ऑफ टाइम को बोला जाता है ड्यूरिंग विच ह्यूमन एक्टिविटीज जो है दे हैव इम्पैक्टेड द एनवायरनमेंट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल चेंज, ये उसको वहाँ पे बोला जाता है। राइट, देन उसके बाद क्लाइमेट चेंज। प्लास्टिक जो होते हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट को जब इंसिनरेट किया जाता है, इंसिनरेट मतलब को बर्न किया जाता है ताकि वो बिल्कुल बिना मतलब बर्न किए बिना स्मोक छोड़े वो बर्न आउट हो जाए, एक तरह से जल जाए, तो कुछ टॉक्सिक फ्यूम फिर भी निकलती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी निकलती हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जिससे कार्बन के एमिशन बढ़ते हैं जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करता है। देन इसके बाद टूरिज्म एंड इकोनॉमी। प्लास्टिक वेस्ट जो है ये एस्थेटिक को डैमेज करते हैं। आप उस जगह पे कभी नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे वेस्ट बहुत हाई हो और पर्टिकुलरली प्लास्टिक का ट्रैश बहुत ज़्यादा हो। अगर मैं एक जगह आपको लेके जाऊं घुमाने के लिए जहाँ पे बीच पे आपको चारों तरफ चिप्स कुरकुरे पैकेट इन सब के पैकेट ही दिखे, कचरा ही कचरा दिखे, प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह, तो आप उस जगह पे नहीं रुकना चाहेंगे, आप वहां से वापस आ जाएंगे। तो ये टूरिज्म की इनकम भी रिड्यूस करता है और इकोनॉमिक कॉस्ट भी बढ़ाता है रिलेटेड टू क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द साइट्स। तो इसलिए प्लास्टिक जो है ये टूरिज्म एंड इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। क्या क्या ग्लोबल एफर्ट्स लिए हैं अभी तक इससे डील करने के लिए? सबसे पहले 1972 का कन्वेंशन है, दैट इज द कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मेरीन पॉल्यूशन बाय डंपिंग वेस्टेज एंड अदर मैटर, या इसको लंदन कन्वेंशन भी बोला जाता है। ये कन्वेंशन किसी भी टाइप के वेस्ट मेरीन एरियाज में डंप करने से प्रिवेंशन करने के लिए काम करता है या कुछ गाइडलाइंस इशू करता है। देन इसके बाद लंदन प्रोटोकॉल की, लंदन कन्वेंशन की ही एक 1996 का कैसे प्लास्टिक वेस्ट को मेरीन एरिया में कंट्रोल करना है उस पर उन्होंने बात की है। देन इसके बाद 1978 का प्रोटोकॉल, एक मार्पोल कन्वेंशन है या मार्पोल प्रोटोकॉल है, दैट इज प्रोटोकॉल टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन। ये प्रोटोकॉल भूल जाइए आप, ये कन्वेंशन का नाम याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, दैट इज मार्पोल। मार्पोल मतलब मेरीन पॉल्यूशन, मेरीन पॉल्यूशन। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है ये मेरीन शिपिंग के थ्रू, शिपिंग जो हम करते हैं तो शिपिंग से ऑब्वियसली कुछ पॉल्यूशन होता है हमारे ओशन में, मेरीन एरियाज में। तो शिपिंग इंडस्ट्री को क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे वो अपना मेरीन पॉल्यूशन कम से कम या मेरीन वेस्ट कम से कम वहाँ पे रिलीज करें, उसके लिए कन्वेंशन है। तो ये जो शिपिंग इंडस्ट्री में होता है ना, जो लोग मेरीन इंजीनियर होते हैं, कैप्टन होते हैं शिप के, इनको ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं कि हम मतलब शिप से कोई भी पोल्यूशन ना हो मेरीन एरियाज में, बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस उसके लिए की जाए। देन उसके बाद यूनेप के अंडर में मेरीन जो है प्लास्टिक मेरीन डेब्रीज जो है ये हार्मफुल हैं, मतलब उसकी प्लास्टिक मेरीन डेब्रीज एंड इट्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस, इसको वो एक वन ऑफ द मेन इमर्जिंग इश्यूज की तरह देखते हैं एनवायरनमेंट के लिए। देन इसके बाद ग्लो लेटर पार्टनरशिप, ये आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के सपोर्ट, इन तीनों की मदद से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ऑलरेडी जो पॉल्यूशन है प्लास्टिक का मेरीन एरियाज में उनको रिमूव करने के लिए। तो दिस इज अ ग्लो लेटर पार्टनरशिप, ये अपने लेवल पे काम कर रही है। देन इसके बाद क्लीन सीज कैंपेन, यूनेप ने 2017 में क्लीन सीज कैंपेन लॉन्च किया था। इसका गोल है एक ग्लोबल मूवमेंट रन करना जिसके अंदर में लोग जो प्लास्टिक पॉल्यूशन करते पर्टिकुलरली सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको वो रिमूव करने के लिए या उसका जो यूज है उसको रिड्यूस करने के लिए वो अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों को और गवर्नमेंट को एक तरह से एक बोलते हैं अवेयरनेस करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए काम कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक का मेरीन एरियाज में यूज बंद कर दीजिए। देन इसके बाद ग्रीन पीस, ये एनवायरमेंटल एनजीओ, इसका नाम आपने सुना ही होगा। ये ओशन और मेरीन लाइफ को कंजर्व करने के लिए काम कर रही है। इसके ग्रास रूट एफर्ट की वजह से कई जगह पे डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो बैन हो गई हैं। कंपनीज ने अपनी फिशिंग पॉलिसीज बदल दी हैं कि वो ओवर एक्सट्रैक्टिव या अननेसेसरली फिशेस को जरूरत से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट ना करें, और अगर कोई वल्नरेबल स्पीशीज है तो उसको किल ना करें। और व्हेल सेंचुरीज का क्रिएशन हुआ है कई जगह पे जहाँ पे व्हेल्स जो है फ्रीली घूम सकती हैं या अपने आप को अपना अपना हैबिटेट मेंटेन रख सकती हैं। इसके अलावा यूएन का भी एक रेजोल्यूशन है जहाँ पे 124 कंट्रीज ने साइन किया था इंक्लूडिंग इंडिया,
जिसके अंदर में इन्होंने ये डिसाइड किया है कि फ्यूचर में हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे, मिलके हम एक एग्रीमेंट करेंगे जो लीगली बाइंडिंग कर देगा सिग्नेटरीज के लिए कि वो प्लास्टिक का प्रोडक्शन से डिस्पोजल तक पूरा का पूरा टेक केयर उसके इनिशिएटिव के, मतलब प्लास्टिक की टेक केयर करें जिससे प्लास्टिक का पॉल्यूशन एंड हो। इंडिया ने क्या क्या एफर्ट लिए हैं अभी प्लास्टिक पॉल्यूशन को डील करने के लिए? सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया इंडिया ने, ये हमने पहले ही देख लिया। सिंगल यूज प्लास्टिक में बैग, कप, प्लेट, कटलरी, स्ट्रॉ, ये सारे कई स्टेट्स में बैन हो गए हैं अब। देन इसके बाद एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको एक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़ना है, म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उसके अंदर में भी एक प्रोविजन आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से कंसेप्ट निकाला है, जिसमें उन्होंने प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स जो है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारती है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, उसको मैनेज और डिस्पोज करने का भी काम अब से करेंगी। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन इसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के नाम से अलग से रूल्स निकले हैं 2016 में, जो बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनाती है वेरियस मेजर्स में, इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग एंड वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव। ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये दोनों के दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके प्रोविजंस वैसे तो आपको एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाएगा डिटेल में तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। इन केस मिस हो गया है आपका या नहीं पढ़ा है आपने तो प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा एक बार डिटेल में। इसके प्रोविजंस पे क्वेश्चन आते हैं और मेंस में आपको इसका यूज करना होता है आंसर राइटिंग में, इनके प्रोविजंस का। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 एंड 2016, दोनों पढ़ना है आपको। देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022, इसके अंदर में गाइडलाइंस हैं एपीआर की। देन उसके बाद इसने मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और कैरी बैग्स का यूज मेड ऑफ वर्जिन और रिसाइकल प्लास्टिक लेस देन 75 माइक्रोमीटर्स, उसको बैन कर दिया है। राइट, सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दिया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर में उन्होंने बोला है। और इसमें यहाँ पे उन्होंने बैग को वर्जिन या रिसाइकल प्लास्टिक जो है 75 माइक्रोमीटर से कम की जिसकी थिकनेस है उसको उन्होंने कम्प्लीटली बैन कर दिया है। देन इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में क्लीनलीनेस कैंपेन चलाया था, जिसके अंदर में उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट और डिस्पोज करने का काम किया है या उस पर करवाया था, उस पर काम कर रहे हैं। देन इसके बाद प्लास्टिक पार्क बनाए हैं जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको रिसाइकल या प्रोसेस किया जा सकता है। एंड लास्टली बीच क्लीन अप ड्राइव, इंडियन गवर्नमेंट ने एनजीओ के साथ मिलके बीच क्लीन अप ड्राइव्स चलाई हैं 2018 या 19 के अराउंड, आई रिमेम्बर, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद एक बीच पे गए थे तो उन्होंने एक अपने आप को वेस्ट एक उस बीच पे प्लास्टिक पड़ा हुआ था तो उसको उठाते हुए डस्टबिन में डालते हुए उनका एक शूट उन्होंने फोटो क्लिक करी थी और वीडियो बना था, तो जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी लॉन्च करा था। तो ये बीच क्लीन अप ड्राइव की एक इनिशिएटिव वहाँ पे लिया था, एनजीओ के साथ मिलकर गवर्नमेंट काम कर रही है कि बीचेस पे जो भी प्लास्टिक का पोल्यूशन होता है वो प्लास्टिक का पोल्यूशन क्लीन किया जाए। देन इसके बाद अवेयरनेस कैंपेन, इंडिया लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है कि प्लास्टिक पोल्यूशन कितना हार्मफुल है और इसलिए आप सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव जैसे कि जूट के बैग या फिर जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वाले जो बैग्स होते हैं उनसे बने हुए जो चीज़ें होती हैं वो बैग, कैरी बैग यूज़ करने की कोशिश किया करिए। इंडिया खुद मार्पोल कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। इंडिया ने अपना एक इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 21 नाम से एक कॉम्पिटिशन निकाला था जिसके अंदर में उन्होंने स्टार्टअप से और एंटरप्रेन्योर से प्रपोजल्स मांगे थे इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लास्टिक पॉल्यूशन से डील करने के लिए। तो दिस इज प्लास्टिक इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021। तो ये कवर होता है हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन।